स्याह रंग की बड़ी फोर्ड जीप नहायत तेज रफ्तारी से करास्का की फ्राक सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइवर मकामी आदमी था जिसका नाम ऑस्टन था, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठा हुआ था। अगली सीटों पर जोलिया अपने साथियों समेत मौजूद थी। सबसे आखिर में स्याह रंग के दो बड़े बड़े थैले मौजूद थे जिनमें मखसूस असला मौजूद था। इमरान ने हार्वे की लाई हुई प्रोजेक्शन मशीन से माइक्रोफिल्म चेक की थी और उसे मालूम हो गया था कि हार्टन ने अपनी जान बचाने के लिए उसे डांट दिया था और उसे एक ब्लैंक फिल्म दे दी थी। ब्लैंक फिल्म देखकर जोलिया और उसके साथी भड़क उठे थे। उन्हें हार्टन पर बेहद गुस्सा आ रहा था जिसने बड़ी चालाकी से उन्हें ब्लैंक फिल्म थमा दी थी और इस बात का शुबा तक न होने दिया था कि वो उन्हें डांट दे रहा है या नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा इमरान पर हैरत हो रही थी जिसने हार्टन की बातों पर भरोसा कर लिया था और उसके लहजे से उसकी चालाकी और अयारी का पता न चला सका था और आसानी से उसके हाथों डांट खा गया था। इमरान ने उन्हें बताया कि इस मामले में हार्टन बेहद चालाक साबित हुआ है। वो बेहतरीन अदाकारी कर सकता है कि उसके लबो लहजा से सच और झूठ का पता चलाना मुश्किल है। ब्लैंक फिल्म मिलने के मतलब वाज़ेह था कि हार्टन ने इमरान और उसके साथियों को डांट देकर न सिर्फ अपनी जान बचाई थी बल्कि उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर जाने से भी वक्ती तौर पर रोक दिया था। क्योंकि इमरान के पास ब्लैंक फिल्म थी इसलिए उन्हें यकीन हो गया था कि एंटी मिसाइल की माइक्रोफिल्म या तो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में कर्नल रिचर्डसन के पास ही मौजूद थी या फिर वो चेकिंग के लिए डार्क हार्ट के नीचे मौजूद टेस्ट लेबोरेटरी में जा चुकी थी। जो भी था, इमरान और उसके साथी अपना मिशन पूरा किए बगैर वहां से वापस कैसे जा सकते थे। इसलिए इमरान ने हार्वे से बात की। हार्वे ने उन्हें बताया कि वो उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंचा सकता है। उसने इमरान को वहां जाने का एक मखसूस रास्ता बताया था और अपने दो आदमियों और मखसूस असला के साथ करास्का से दूर एक वीरान इलाके में ले आया था। उसके बाद उसने अपने साथियों को हदायत दी और इमरान और उसके साथियों से इजाजत लेकर वहां से वापस चला गया। उसने इमरान को बताया था कि उसके दोनों आदमी जंगल के कीड़े हैं जो उन्हें जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम जॉर्डन और दूसरे का वडसन था। दोनों देव हैकल स्याफाम आदमी थे जिन्हें देखकर जोसेफ और जवाना का ही गुमान होता था और उन्हें देखकर इमरान और उसके साथियों को वाकई जोसेफ और जवाना की कमी महसूस न हो रही थी। क्योंकि हार्टन ने इमरान को धोखा दिया था इसलिए ग्रीनफील्ड जंगल में जाने से पहले इमरान उसका किस्सा तमाम करना चाहता था ताकि वो दोबारा उनके रास्ते की रुकावट न बन सके। इमरान को हार्वे ने बताया था कि हार्टन इस वक्त जंगल में मौजूद एक खास इलाके जीरो पॉइंट पर है और हार्वे ने इमरान को इस पॉइंट की तफसीलात बता दी थी। इमरान के पूछने पर हार्वे ने इमरान को बताया था कि उसके बारे में उसके एक साथी ने उसे तफसील बताई थी जो हार्टन के ग्रुप में शामिल था और उनके साथ जीरो पॉइंट पर मौजूद था। क्योंकि इमरान को हार्टन के ठिकाने का इल्म हो चुका था इसलिए इमरान उसे निपटकर आगे जाना चाहता था और इस वक्त वो जीप में अपने साथियों के साथ जीरो पॉइंट की तरफ जा रहा था। इमरान साहब, अगर हार्टन को इल्म हो गया कि हम उसके पास आ रहे हैं तो कहीं वो गायब ना हो जाए, इमरान के साथ बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। उस तक कैसे पहुंचेगी इत्तला? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने शायद गौर से नहीं सुना, मैंने लफ्ज अगर इस्तेमाल किया है इमरान साहब, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इस अगर मगर पर तो हमारी पूरी जिंदगी का इन्हिसार होता है कैप्टन शकील, इसलिए जब हम इस क्लब के करीब पहुंचेंगे तो मोहतात हो जाएंगे, इमरान ने कहा। क्या कोई खास प्लान आपके ज़हन में है? कैप्टन शकील ने कहा। अगर कोई प्लान मेरे ज़हन में होता तो तुम्हें मालूम हो चुका होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन शकील भी हंस पड़ा। ऐसी तो कोई बात नहीं, बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें आम रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से वहां पहुंचना चाहिए क्योंकि ग्रीनफील्ड में वाइल्ड फोर्स मौजूद है और लामहला उन्होंने इस कस्बे में अपने आदमी छोड़े हुए होंगे जो उन्हें हमारे वहां पहुंचने की पेशगी इतला भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। कस्बे में तो जाना ही है, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं। अलबत्ता ये हो सकता है
کہ ہم قصبے میں جیپ کے ذریعے داخل ہونے کی بجائے پیدل چلتے ہوئے داخل ہوں۔ اب جو لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے وہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے اور معروف سیکرٹ ایجنٹ پیدل دھکے کھاتے ہوئے آئیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی چھٹی حص کیا سو گئی ہے؟ اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر اور ہنستے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کی چھٹی حص تو کام کر رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو خبردار کر رہا ہے، جبکہ آپ کی چھٹی حص سرے سے بیدار ہی نہیں ہو رہی، جبکہ مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ جس پوزیشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ہی میزائل ہم سب کی ہلاکتوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم مر جائیں گے اور سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ شہادت کی موت مرنے والوں کو جنت ہی نصیب ہوتی ہے، اور جنت میں حوریں ہی حوریں، عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی مطمئن ہیں، صفدر نے کہا۔ ویری گڈ، بس یہ بتا دو کہ اس ہم میں تم نے کس کس کو از خود شامل کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ ہم سے مراد میں اور کیپٹن شکیل ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ عمران صاحب، جب ہم پوائنٹ 6 سے روانہ ہوئے تھے تو ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ عمران بھی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ نگرانی؟ کیسے؟ کیا مطلب؟ عمران نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلفت حیرت اور تشویش کے تاثرات اوپر آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی ڈی ایف کے ذریعے ہو رہی تھی۔ میں چونکہ کنفرم نہ تھا اس لیے میں خاموش رہا، لیکن اب سوچتے ہوئے ایک خیال مجھے آیا ہے تو میں کنفرم ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تفصیل بتاؤ۔ کیپٹن شکیل، یہ واقعی انتہائی اہم بات ہے اور یہ میرے لیے باعث تشویش بھی ہے، عمران نے کہا۔ ہماری نگرانی ڈی ایف کے ذریعے سے ہی ہو رہی تھی۔ جب میں جیپ میں بیٹھنے کے لیے اس کے قریب آیا، مجھے جیپ کی سیاہ باڈی کا رنگ براؤن سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک پڑا، لیکن جب میں اندر بیٹھ گیا تو پھر جیپ کا رنگ براؤن نظر نہ آیا۔ میں اس لیے خاموش رہا کہ شاید یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ میں مسلسل سوچتا رہا، اور پھر اچانک مجھے اب خیال آیا کہ جب ہماری جیپ مڑ رہی تھی تو جیپ کا رنگ ایک بار پھر براؤن ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر فوراً بلیک ہو گیا۔ اب سوچتے ہوئے جب مجھے خیال آیا کہ یہ ڈی ایف کی مخصوص ریز تھی جس سے جیپ کی باڈی کا رنگ براؤن ہوتا ہے اور اسے ہماری نگرانی ہو رہی تھی، اور اگر اس قدر جدید انداز میں نگرانی کی جا رہی تھی تو پھر یقیناً ہمارے بارے میں پوری تفصیلات آگے بھی بتا دی گئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنگل میں ہم سے نپٹنے کی بجائے یہ زیادہ بہتر سمجھیں کہ جنگل سے پہلے ہی ہم سے نمٹ لیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ بات تم پہلے بتا دیتے، ہم اس آدمی کو ٹریس کر لیتے اور پھر اصل حالات سامنے آ جاتے کہ وہ کس کا آدمی ہے۔ بہرحال اب واقعی رسک نہیں لیا جا سکتا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ایک تو ہمیں علاقے میں کسی اور راستے سے داخل ہونا ہوگا، دوسرا اس پوائنٹ میں بھی سب نہیں جائیں گے، صرف میں اور تنویر جائیں گے۔ میں تو اس لیے مطمئن تھا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں اور پھر مقامی میک اپ میں ہیں، لیکن اب تمہاری بات سننے کے بعد تو معاملات واقعی مشکوک ہو گئے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال ہر لحاظ سے محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ آسٹن، عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، اس نے گردن موڑے بغیر جواب دیا۔ اس کراسکا کے اس علاقے میں جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے جہاں زیرو پوائنٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دوسرا راستہ؟ اوہ نہیں جناب، صرف یہی ایک سڑک ہے۔ ویسے سائیڈوں پر جنگل ہے، اس کے اندر سے ہو کر وہاں داخل تو ہوا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح ہماری رفتار بے حد کم ہو جائے گی، آسٹن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جنگل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ زیرو پوائنٹ سے پہلے کتنے فاصلے سے یہ جنگل شروع ہوتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جناب تقریباً 40 میل سے دونوں طرف جنگل ہے۔
दूसरे लफ्जों में 110 किलोमीटर तक सड़क जंगल के दरमियान से ही गुजरती है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम जंगल से गुजरे बगैर जीरो पॉइंट वाले इलाके में दाखिल हो जाएं? इमरान ने कहा। है तो सही, लेकिन वो बहुत तवील है। हमें कम से कम 6 घंटों का मजीद सफर करना पड़ेगा, ऑस्टिन ने जवाब दिया। क्या इतना फ्यूल होगा जीप में? इमरान ने जवाब दिया। जी हाँ, टैंक तो फुल है जनाब, ऑस्टिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर इस दूसरे रास्ते से चलो, इमरान ने कहा। यस सर, ऑस्टिन ने जवाब दिया। ये तुम क्यों रास्ता बदल रहे हो? क्या उसकी कोई खास वजह है? जूलिया ने कहा। नहीं, बस वैसे ही ये जीप बेहद शानदार और आरामदेह है। सच पूछो तो मुझे इस पर सफर करते हुए बेहद लुत्फ आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा का लुत्फ उठाया जाए और ये सफर तवील से तवील तर हो। और उसकी एक खास वजह तुम्हारा साथ होना भी है, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुराकर खामोश हो गई, क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझ गई थी कि इमरान ड्राइवर की वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा। जनाब, इतने तवील सफर की बजाय एक और शॉर्टकट भी है, लेकिन उस शॉर्टकट में काफी खतरा है, ड्राइवर ने कहा। किस किस्म का खतरा है? इमरान ने कहा। जनाब, ये रास्ता एक कबीले शुगार की बस्ती के दरमियान से गुजरता है और ये कबीला कभी कभार इस तरफ आने वाले सयाहों पर हमले कर देता है और उन्हें हलाक करके उनसे सामान वगैरह छीन लेता है, ऑस्टिन ने कहा। ओह, ये रास्ता किधर से जाता है? इमरान ने कहा। जंगल शुरू होने से काफी पहले बाएं हाथ पर एक कच्चा रास्ता है और तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर करके फिर ये रास्ता जंगल में से होता हुआ कस्बे के दूसरे सिरे पर जा निकलता है। रास्ते में इस कबीले की बस्ती आती है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। तुम इस शुगारी कबीले वाले रास्ते से ही चलो और जब उनकी बस्ती आ जाए तो जीप वहां रोक देना। मैं अकेला ही जाकर उस कबीले के सरदार से मुलाकात करूंगा, फिर आगे जाएंगे, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। ओके सर, ऑस्टिन ने जवाब दिया। उसका अंदाज बता रहा था जैसे कह रहा हो कि फिर खुद ही भुगतोगे। और फिर तकरीबन आधे घंटे के मजीद सफर के बाद उसने जीप को मोड़ा और पुख्ता सड़क से उतारकर कच्चे में डाल दिया। जीप के पहिए धूल उड़ाने लगे और फिर वाकई 30 किलोमीटर के बाद एक बार फिर उसने जीप को मोड़ा और इस बार जीप खासे घने जंगल के दरमियान बने हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद उसने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी। बस्ती करीब आ रही है जनाब, दूर से धूल उड़ती देखकर वो समझ गए होंगे कि उनका शिकार आ रहा है और वो हम तक पहुंचने के लिए पर तोल रहे होंगे, ऑस्टिन ने कहा। और फिर कुछ आगे जाकर उसने जीप रोक दी। डरने की जरूरत नहीं है, जीप आगे ले जाओ, इमरान ने कहा। तो ऑस्टिन ने एक तवील सांस लेते हुए जीप आगे बढ़ा दी। जनाब, मैं अपने लिए नहीं डर रहा, क्योंकि मैं उनकी जबान जानता हूँ और जो आदमी उनकी जबान जानता हो उसे ये शोगारी कुछ नहीं कहते। मैं तो आपकी वजह से ऐसा कर रहा था, ऑस्टिन ने कहा। कौन सी जबान है? कोई फिक्रा बोलो, इमरान ने कहा। तो ऑस्टिन ने एक फिक्रा बोल दिया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए उसी जबान में उस फिक्रे का जवाब दिया। तो ऑस्टिन बेइख्तियार उछल पड़ा। आपको भी ये जबान आती है? हैरत है, ऑस्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कदीम मौलाई जबान है जो आमतौर पर जंगली कबीलों में बोली जाती थी, इमरान ने कहा। और अभी जीप थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक लंबे तड़ंगे कबाइलों ने चीखते हुए हर तरफ से जीप की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनके हाथों में जदीद मशीन गन्नें थीं। ऑस्टिन ने एक झटके से जीप रोक दी। सुनो, कौन है तुम्हारा सरदार? इमरान ने जीप से बाहर निकलकर दोनों हाथ हवा में उठाते हुए चीखकर उनकी जबान में कहा। तो दौड़कर जीप की तरफ बढ़ते हुए सब कबायली बेख्तियार ठठक कर रुक गए। इस दौरान ऑस्टिन और इमरान के साथी भी जीप से नीचे उतर आए थे। कौन हो तुम और तुम हमारी जबान कैसे जानते हो? एक उधेड़ उम्र कबायली ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या तुम शुगारी कबीले के सरदार हो? इमरान ने कहा। हाँ, मैं सरदार हूँ, मेरा नाम अलाटियो है,
उस उधेड़ उम्र कबैली ने कहा। तो फिर सुनो, हम सब तुम्हारे देवता होगाशी का मोहब्बत देखने आए हैं और हमारे पास होगाशी देवता की एक अंगूठी भी मौजूद है जो हम इस मोहब्बत के बड़े पुजारी के हवाले करने आए हैं। और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो फिर बड़े पुजारी को बुला लाओ, वो तुम्हें बताएगा कि जब होगाशी देवता की अंगूठी मोहब्बत में पहुंच जाएगी तो तुम्हारा होगाशी देवता खुश हो जाएगा और फिर तुम्हारी औरतें नर बच्चे कसीर तादाद में पैदा करेंगी और तुम्हारे इलाकों के दरख्तों के फल भी मीठे हो जाएंगे और तुम्हारा कबीला इस सारे इलाके का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला बन जाएगा। जाओ, बुलाओ मोहब्बत के पुजारी को जल्दी, इमरान ने उनकी जबान में तफसील से बात करते हुए कहा। ओह ओह, तुम यहीं रुको, मैं अभी बड़े पुजारी को बुलवाता हूँ, उस उधेड़ उमर कबैली ने कहा। और फिर उसने 2 आदमियों को हुक्म दिया कि वो दोनों जाकर बड़े पुजारी को यहाँ ले आएं और वो दोनों दौड़ते हुए जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ा कबैली भी था जिसके सर पर सफेद रंग का परों का ताज था और उसके हाथ में एक तरशोल था। ये कौन लोग हैं सरदार? उस बूढ़े ने करीब आकर इमरान और उसके साथियों को देखते हुए कहा। तुम होगाशी देवता के बड़े पुजारी हो, इमरान ने उसकी जबान में कहा तो बूढ़ा बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कैसे हमारी जबान बोल लेते हो? कैसे हमारे होगाशी देवता के बारे में जानते हो? उस बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और एक हड्डी की बनी हुई अंगूठी निकाल ली जिस पर नगीने की जगह शीशे का एक स्याह रंग का नाग बना हुआ था। ये देखो, तुम्हारे देवता की अंगूठी, इमरान ने हाथ ऊंचा करके अंगूठी दिखाते हुए कहा। ओह ओह, यह वाकई होगाशी देवता की अंगूठी है। ये तुम्हें कहां से मिली है? बूढ़े पुजारी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अगर तुम असल पुजारी हो तो तुम अपने कबीले को बताओ कि जब ये अंगूठी देवता के मोहब्बत में पहुंचेगी तो तुम्हारा देवता खुश हो जाएगा और फिर तुम्हारी औरतें कसीर तादाद में नर बच्चे पैदा करेंगी और तुम्हारे इलाके के दरख्तों के फल मीठे हो जाएंगे, इमरान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। हाँ हाँ, ये दुरुस्त है, ये अजनबी दुरुस्त कह रहा है सरदार, वाकई ऐसा ही होगा। और सुनो, जिसके पास देवता की स्याह नाग वाली अंगूठी हो वो हमारा इंतहाई मुकद्दस मेहमान होगा और उसके साथी भी, इसलिए सब उसके सामने झुक जाओ, पुजारी ने इमरान की बात की तायीद करते हुए कहा तो सरदार ने गर्दन झुका दी और उसकी गर्दन झुकाते ही सारे कबैलियों ने गर्दनें झुका दी। आओ हमारे साथ मुकद्दस मेहमान, ताकि तुम देवता की ये अंगूठी खुद देवता के मोहब्बत की भेंट चढ़ा सको, बूढ़े पुजारी ने कहा। आस्टन, तुम जीप ले आओ, हम सब पैदल इनके साथ इनकी बस्ती में जाएंगे, इमरान ने आस्टन से कहा जो हैरत से आंखें फाड़े ये अजीबोगरीब खेल होता देख रहा था। बहुत बेहतर जनाब, आस्टन ने जवाब दिया और फिर इमरान अपने साथियों समेत पैदल होगाशी कबीले के बूढ़े पुजारी और सरदार के साथ आगे बढ़ने लगा जबकि आस्टन जीप लेकर उनके पीछे आ रहा था। इमरान के साथियों के अकब और साइडों में भी होगाशी कबीले के लोग चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बस्ती में पहुंच गए जहां लकड़ी का एक बड़ा सा मोहब्बत बना हुआ था जिस पर सफेद रंग का झंडा लहरा रहा था। बस्ती के लोगों के मकानात झोंपड़ी नुमा थे और वहां मौजूद औरतें, मर्द और बच्चे सब इंतहाई हैरत भरी नजरों से इमरान और उसके साथियों को देख रहे थे। फिर वो इस मोहब्बत के सामने पहुंचकर रुक गए। ये अंगूठी लेकर मोहब्बत में जाओ और देवता के बुत की छोटी उंगली में डाल दो, इमरान ने अंगूठी बड़े पुजारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और बूढ़े पुजारी ने उसी तरह अंगूठी इमरान से ली कि जैसे वो दुनिया की मुतबरक तरीन चीज हो और फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ मोहब्बत के अंदर चला गया जबकि बाकी कबायली बाहर ही रुक गए थे। तुम साथ नहीं गए? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं इस वाहियात काम में कैसे शरीक हो सकता हूँ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जोलिया ने मुस्कुराते हुए अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो भी इस मामले में इमरान से मुतफिक हो। लेकिन ये अंगूठी तुम्हें मिली कहाँ से? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे। यहाँ आकर मैंने इस सारे इलाके और ख़ास तौर पर जंगल में मौजूद इस कबीले के बारे में मालूमात हासिल की थी। मेरे ख्याल में डार्क हार्ट हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए हमें इस कबीले से भी होकर गुजरना पड़ सकता था।
इस कबीले के बारे में आस्टन ने जो बताया था वो गलत नहीं था, क्योंकि ये कदीम कबीला है और सदियों से जंगल के इस हिस्से में आबाद है। इसलिए इस कबीले वालों को शहरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। ये तोहम परस्त कबीला है जो कदीम रवायात को अपनाए हुए है। ये कबीला पत्थर के बने हुए एक सदियों पुराने बुत की पूजा करता है, और जब मैंने उस बुत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि ये कबीला बुत से वाबस्ता हर छोटी से छोटी चीज को इंतहाई अहमियत देते हैं। खास तौर पर इस बुत के दाएं हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जो हड्डी की बनी हुई थी और उस पर शीशे का एक नाग बना हुआ था। ये अंगूठी किसी चोर ने उड़ा ली थी। उन्होंने अंगूठी को बहुत तलाश कराया, लेकिन अंगूठी उन्हें न मिल सकी। फिर पुजारी ने हर तरफ ये बात फैला दी कि अंगूठी एक रोज खुद वापस आ जाएगी, और जो इस अंगूठी को वापस लाएगा वो इस देवता का खास नुमाइंदा होगा और इस कबीले का मेहमान होगा। बस फिर मैंने वैसी ही अंगूठी बनाने में देर न लगाई। हड्डी को तराशा और बाजार से शीशे का बना हुआ नाग लेकर उसमें फिक्स कर दिया। इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन ये वही अंगूठी है, इसके बारे में पुजारी ने इतने वसूख से कैसे कह दिया? कैप्टन शकील ने हैरत से कहा। जिस तरह से हम किसी दूसरे इंसान का हुलिया देखकर उसका स्केच बनाते हैं, इस तरह मैंने भी अंगूठी के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की थी और हूबहू वैसी ही अंगूठी बनाने की कोशिश की थी। और कबीले में रहने वाले पुजारी को भला असल और नकल का फर्क कैसे मालूम हो सकता है? इमरान ने कहा तो वो सब हंस पड़े। तुम वाकई जेनियस हो, हर मसले का कोई न कोई हल तुम्हारे पास मौजूद होता है, जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सारे मसले हल हो जाते हैं, लेकिन एक मसला ऐसा है जो हल तलब है लेकिन किसी तरह से हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और वो कौन सा मसला है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सफ्तर का खुतबा निकाह याद न करना, इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बड़ा पुजारी और सरदार वापस बाहर आ गए और उन्होंने तमाम कबीले को दिया कि इन अजनबियों की वजह से देवता खुश हो गया है और अब देवता उनसे राजी है, जिस पर तमाम कबायली इमरान और उसके साथियों के सामने झुक गए। आओ अजनबी, तुम नहीं जानते, तुमने हमारे देवता की अंगूठी लौटाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हम इस अंगूठी की तलाश में न जाने कब से भटक रहे थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली है? पुजारी ने इमरान से पूछा, और फिर वो उन्हें लेकर एक बड़ी चौपड़ी में आ गया। मुझे देवता का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया है। क्या तुम देवता के नुमाइंदे से किसी किस्म के सवाल करने के मजाज हो? इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो पुजारी बुखला गया। ओह नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस ये बताओ कि हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? पुजारी ने खौफ भरे लहजे में कहा। ग्रीनफील्ड जंगल में हमारे दुश्मनों का ठिकाना है, वो हमें हलाक कर सकते हैं। हम उस तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारे कबीले का कोई आदमी हमारे रास्ते की रुकावट न बने। और बस, इमरान ने कहा। ओह ठीक है, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, पुजारी ने कहा। तुम्हारे आदमियों के पास जदीद असला है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आदमियों से कहो कि वो जंगल में फैल जाएं और उन्हें जहां भी कोई मुसल्ला आदमी दिखाई दे उसे ख़त्म कर दें। इस जंगल में एक फोर्स फैली हुई है जो वाइल्ड फोर्स कहलाती है। उसकी तादाद तुम जिस कदर कम कर सकते हो कर दो, इमरान ने कहा। ओह ठीक है, मैं उसका इंतज़ाम करता हूँ, पुजारी ने कहा। और एक तरफ खड़े हुए एक कबायली से उसने कहा कि वो जाकर सरदार को बुला लाए। वो कबायली सर हिलाता हुआ चौंपड़ी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ कबीले का सरदार था जिसका नाम अलाटियो था। पुजारी उसे हदायत देना शुरू हो गया। तुम्हारा काम हो जाएगा मोअज़्ज़िज़ मेहमान। हम जानते हैं कि जंगल में मौजूद बड़ी इमारत की हिफाजत के लिए मुसल्ला अफराद कहाँ कहाँ मौजूद हैं। हम उन सब को ख़त्म कर देंगे, सरदार अलाटियो ने कहा। तुम्हारे पास मुसल्ला अफराद की कितनी तादाद है? इमरान ने पूछा। 600 अफराद हैं और सब के सब जंगजू हैं, सरदार ने जवाब दिया। अगर तुम इस जंगल के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें इस बात का भी इल्म होगा कि जंगल में वाइल्ड फोर्स की कितनी तादाद है, इमरान ने पूछा। हाँ, हम उन सब को देख चुके हैं। वो हमारे रास्ते में नहीं आते और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हमारी उन सब पर गहरी नज़र है।
ताकि वो हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। उनकी तादाद हम जानते हैं, वो 200 अफराद से ज्यादा नहीं है, सरदार अलाटियो ने कहा। फिर तो तुम आसानी से उन सबको खत्म कर सकते हो, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, सरदार अलाटियो ने फाखराना लहजे में कहा। तो जाओ, अपने मुसल्लह साथियों को लेकर जंगल में फैल जाओ और जंगल में जो भी दिखाई दे उसे खत्म कर दो। इस इमारत में मौजूद अफराद को हम खुद संभाल लेंगे, इमरान ने कहा। तो सरदार अलाटियो ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ ही इमरान ने सरदार और बड़े पुजारी का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने की इजाजत मांगी। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब जीप में सवार वापस जा रहे थे। एक मोड़ के पास आकर ऑस्टन ने जीप रोक दी। आगे 0 पॉइंट है जनाब, ऑस्टन ने कहा। इस मोड़ से क्लब कितने फासले पर है, इमरान ने पूछा। जनाब 4 किलोमीटर का फासला रह गया है, ऑस्टन ने कहा। ठीक है, तुम जीप लेकर वापस जाओ, हम पैदल आगे जाएंगे, इमरान ने कहा। और वो सब जीप से नीचे उतर आए। स्याह रंग के बड़े बैग भी उन्होंने उठा लिए और फिर ऑस्टन जीप लेकर वापस चला गया। जॉर्डन, तुम वटसन के साथ जाओ और चक्कर काटकर इन लोगों की सिचुएशन देख आओ। हार्वे ने मुझे बताया था कि उसका जो आदमी हार्टन ग्रुप में शामिल है, उसने रिपोर्ट दी है कि कुछ अफराद इस मोड़ के पास मौजूद हैं, जो इस तरफ आने वाले अजनबियों को देखते ही उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन सब को हलाक कर दो। ये 10 अफराद हैं और दरख्तों में छुपे हुए हैं, इमरान ने ऑस्टन के स्याह फार्म साथियों जॉर्डन और वटसन से मुखातिब होकर कहा। क्या सिर्फ सिचुएशन देखनी है जनाब, जॉर्डन ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मुझे उनका सरगना जिंदा चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, आओ वटसन, असला ले लो, जॉर्डन ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर असला लेकर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते जंगल में गायब हो गए। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हार्डन को हमारी आमद का इल्म हो जाए, जोलिया ने कहा। ये जॉर्डन हमारे साथी जोसेफ की तरह जंगल का आदमी है, इसलिए देखना कि ये क्या करके आता है। आओ हम रास्ते से हटकर झुंड में छुप जाएं, वरना यहाँ से गुजरने वाले भी हमारे बारे में वहाँ इतला दे सकते हैं, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर सब बैग उठाए सड़क से काफी हटकर दरख्तों के एक झुंड में चले गए। अलबत्ता इमरान के कहने पर तनवीर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया था ताकि जॉर्डन और वटसन वापस आए तो उन्हें चेक किया जा सके। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद तनवीर की आवाज सुनाई दी। एक सुर्ख रंग की जीप आ रही है, दूसरे मोड़ की तरफ से, तनवीर ने कहा। ओके, चेक करते रहो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। ओह ओह, ये जीप तो जॉर्डन चला रहा है और वटसन भी साथ है, तनवीर ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही तेजी से नीचे उतरने लगा। जाओ सफदर, तनवीर के साथ, और इन दोनों को जीप समेत यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर तनवीर के नीचे उतरने पर उसके साथ चल पड़ा और वो दोनों झुंड से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जीप उस झुंड में दाखिल हुई और अंदर आकर रुक गई। जॉर्डन और वटसन के साथ साथ तनवीर और सफदर भी जीप से नीचे उतर आए। इनके सरगना को ले आए हैं जनाब, जॉर्डन ने अकबी सीटों के दरमियान मौजूद एक बेहोश मकामी आदमी को घसीटकर जीप से बाहर निकालते हुए कहा। जीप में 8 मिसाइल गन्ने मौजूद हैं, सफदर ने कहा। और उसके साथ ही उसने और तनवीर ने जीप के अकबी हिस्से में मौजूद 8 मिसाइल गन्ने निकालकर बाहर रख दी। गन्ने खासी जदीद और लॉन्ग रेंज में फायर करने वाली थीं। क्या पोजीशन थी वहां जॉर्डन, तफसील बताओ, इमरान ने कहा। जनाब, जॉर्डन और मैंने उनका बाकायदा शिकार खेला है। ये 10 अफराद थे जो मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़े हुए थे। इनमें से 8 के हाथों में ये मिसाइल गन्ने थीं, जबकि बाकियों के पास मशीन गन्ने थीं। जॉर्डन ने बाकायदा से पहले राउंड लगाया और पूरी सूरत हाल को चेक किया। एक साइड पर दरख्तों के एक झुंड में ये जीप मौजूद थी और जीप के साथ एक आदमी खड़ा था। उसके पास ट्रांसमीटर था और वो ट्रांसमीटर पर बातचीत कर रहा था और अपना नाम एंड्रस ले रहा था। जॉर्डन ने उसे पहले बेहोश किया और फिर हमने बाकायदा 10 अफराद का शिकार खेला और उन्हें हलाक कर दिया और मिसाइल गन्ने साथ ले आए हैं।
जॉर्डन से पहले वुडसन ने रिपोर्ट देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, इसे उठाकर दरख्त के तने के साथ बांधकर होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जल्द ही उसकी हदायत पर अमल कर दिया गया। ये कुक कुक क्या मतलब? मैं कहाँ हूं, क्या मतलब, कौन हो तुम? एंड्रस ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ऐसी हैरत थी जैसे उसने दुनिया का कोई अजूबा देख लिया हो। तुम्हारा नाम एंड्रस है, इमरान ने कहा। हाँ मम मैं एंड्रस हूँ, मगर तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ, वो मेरे साथी, क्या मतलब? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? एंड्रस ने जवाब देते हुए कहा। सुनो एंड्रस, तुम्हारे तमाम साथी हलाक कर दिए गए हैं और उनकी मिसाइल गनें यहाँ मौजूद हैं और हम वो हैं जिन्हें हलाक करने के लिए तुम्हारी खिदमत हायर की गई हैं, इमरान ने जवाब दिया तो एंड्रस के चेहरे पर पहली बार खौफ के तसरात उभर आए। ओह, मगर ये सब कैसे हो सकता है? तुम लोग तो वहां पहुंचे ही नहीं और तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि हम वहां मौजूद हैं? आखिर कैसे? एंड्रस ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया था, इमरान ने कहा। मुझे .6 के पाइक ने हायर किया था, वो .6 का बहुत बड़ा आदमी है, एंड्रस ने जवाब दिया। तनवीर, इमरान ने तनवीर की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यस, तनवीर ने कहा। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो तनवीर सर हिलाता हुआ बड़े जारहाना अंदाज में दरख्त के साथ बनते हुए एंड्रस की तरफ बढ़ने लगा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, रुक जाओ, एंड्रस ने चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे दरख्तों का ये झुंड उसके हल्क से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। तनवीर ने जेब से पतली धार वाला खंजर निकाल लिया था और आगे बढ़ते ही उसने खंजर उसकी आंख में मार दिया था। दूसरे लम्हे उसने खंजर बाहर खींचा और फिर उसे एंड्रस के लिबास से साफ करना शुरू कर दिया, जबकि एंड्रस के हल्क से मुसलसल चीखें निकल रही थीं और वो किस पंडोलम की तरह दाएं बाएं सर मार रहा था। रे रुक जाओ, तुम जालिम हो, तुम सफाक हो, दरिंदे हो, रुक जाओ, फॉर गॉड सेक, एंड्रस ने कराते हुए कहा। अब अगर झूठ बोला तो दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, समझे? तुम छोटी मछली हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें हलाक करें, इसलिए जो सच है वो बता दो और अपनी जान बचा लो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओह मम मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड्रस वाकई खासा सख्त जान साबित हुआ था। तनवीर, इसकी दूसरी आंख भी निकाल दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने कहा और एक बार फिर वो जारहाना अंदाज में एंड्रस की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रे रुक जाओ, इस बार एंड्रस ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वहीं रुक जाओ, अब जैसे ही झूठ बोले मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुमने इसकी दूसरी आंख भी निकाल देनी है, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने दरख्त के करीब रुकते हुए कहा जिसके साथ एंड्रस बनता हुआ था। वो मुझे हार्टन ने बुक किया था, हार्टन ने, एंड्रस ने कहा। क्या बताया था उसने हमारे बारे में तुम्हें? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। उसका एक आदमी .6 पर किसी मशीन के जरिए तुम्हारी निगरानी करता रहा है। मैं हार्टन के ऑफिस में ही मौजूद था जब उस आदमी की कॉल आई और उसने फोर्ड जीप के बारे में तमाम तफसीलात भी बताईं और तुम्हारे हुलिये लिबास और तुम्हारी तादाद के बारे में भी तमाम तफसील बता दी और ये भी बताया कि तुम वहां से ग्रीनफील्ड जंगल के लिए रवाना हो चुके हो, एंड्रस ने तफसील बताते हुए कहा। इस बार उसका लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है। क्या जंगल में फोन मौजूद है? इमरान ने हैरान होकर पूछा। वायरलेस फोन है, एंड्रस ने जवाब दिया। क्या नंबर है हार्टन का? इमरान ने पूछा तो एंड्रस ने नंबर बता दिया। हार्टन कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसने मुझे वुड हाउस में बुलाया था, वहीं उसने मुझसे डील किया था, उसने जवाब दिया।
वुड हाउस क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। 0 पॉइंट से कुछ दूर लकड़ियों की बनी हुई एक बड़ी इमारत है जिसे वो वुड हाउस कहता है, और ये वुड हाउस वाइल्ड फोर्स की सहूलत के लिए बनाया गया है। यहाँ एक क्लब भी है और इस क्लब में वाइल्ड फोर्स की जरूरियात पूरी की जाती हैं, जैसे शराब और मंशियात के साथ औरतें भी, लेकिन वुड हाउस में सिवाय डार्क हार्ट और वाइल्ड फोर्स के अफराद के किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मौजूद हैं, एंड्रस ने जवाब दिया। क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? इमरान ने कहा, और एंड्रस उसे वुड हाउस के सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में तफसील बताने लगा। इसे ऑफ कर दो, इमरान ने तनवीर से कहा, और तनवीर ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर उससे पहले के एंड्रस को समझता या एहतजाज करता, उसका सीना गोलियों से छिलनी हो चुका था। रस्सी खोल दो और इसकी लाश किसी गड्ढे में फेंक दो, इमरान ने कहा, और फिर झुंड में खड़ी हुई उस जीप की तरफ बढ़ गया जिसमें एंड्रस को बेहोशी के आलम में लाया गया था। चलो अब पैदल चलने की बजाय इस जीप में चलते हैं। अब हमें पहले उस हार्टन का घेराव करना है, उसके बाद हम इत्मीनान से जंगल में जाएंगे और डार्क हार्ट हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बजा देंगे, इमरान ने कहा, और सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।